चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय समाज में 16 संस्कार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जो लोग देख रहे हैं वे ज़रूर शेयर कर दें। आप लोग ये बताइए, क्या क्लासेज आपको सही नहीं मिल रही हैं, आप शेयर नहीं करते। आप लोग हमें ये बताइए, क्यों पूरी क्लास को आप नहीं देखते हैं, आधी क्लास को देखते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि क्या आपको समझाने में मैं असमर्थ हूँ, या आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या विषय अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर एक बार हमें सुझाव दीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी है तो आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा, उस कमी को हमारे द्वारा दूर किया जाएगा। मैं तो पूरा प्रयास करके आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है ऐसी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें कमी हैं, तो उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें क्या करें, अगर कोई चीज़ें गलत हैं तो उसको सही चीज़ें आप हमें बताएं, ताकि हम उसको सही कर सकें। दूसरी बात करते हैं, जो हमारे नए साथी हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है, और पीडीएफ के साथ आपको पूरी पीडीएफ यानी कि क्लास की मिलेगी। ठीक है, हर क्लास को आपको पीडीएफ मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह कोर्स बिल्कुल फ्री में है। अगर आप दिल्ली और मुखर्जी नगर, दिल्ली यानी कि मुखर्जी नगर जैसे शहरों में आप जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, क्लास लेना है, और जो चीज़ें कहा जाए उसको अच्छे से करना है। आइए समझते हैं अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए, आइए समझते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए संस्कार व्यवस्था के बारे में। तो 16 संस्कार के बारे में हम पहले बाद में जानेंगे, पहले हम समझते हैं संस्कार व्यवस्था क्या है। जैसे कि बात करते हैं संस्कार व्यवस्था में, अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में संस्कार व्यवस्था की अनोखी पहल रही है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय समाज में संस्कार व्यवस्था की अनोखी पहल पहले से बनी हुई है। यहाँ संस्कार का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संस्कार का प्रयोग लगभग अगर देखा जाए तो दो अर्थों में किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, पहले अर्थ में बताया गया है कि नैतिक मूल्यों को यदि बार बार अभ्यास से किया जाता है, यानी कि अभ्यास किया जाता है, तो उससे सद्गुण या वो चीज़ें आदत बन जाती हैं। तो अगर आप नैतिक मूल्यों को बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ें सद्गुण या आदत बन जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति आदत के रूप में यह कार्य करने लगता है। मतलब कोई भी काम यदि आप क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं बार बार, तो वो चीज़ें एक समय आती हैं, आदत बन जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक महिला क्या कर रही है कि एक दूसरी महिला के जो उससे बड़े हैं उसका पैर छू रही है। एक शिष्य के द्वारा एक गुरु का एक तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, पैर छुआ जा रहा है। एक पोते के द्वारा एक तरीके से क्या किया जा रहा है, अपने दादा, मतलब पोते के द्वारा क्या किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, दादा को अपने वो दे रहा है। और एक तरीके से अगर आप देखें तो माता पिता के भी पैर छुआ जा रहा है यहाँ पर, तो बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उदाहरण के तौर पर बच्चों के द्वारा माता पिता के पैर छूना और एक तरीके से नमस्कार करना आदि क्या है, संस्कार है। तो यही जब हम बार बार चीज़ें करते हैं, पैर छूते हैं, तो फिर यही चीज़ें क्या होती हैं, एक समय आता है वो आदत बन जाती हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, संस्कार कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, संस्कार कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि देखिए एक तरीके से क्यों कहा जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को सम्मान दे रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग, आप जानते हैं कि अगर आप किसी का सम्मान देते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई होती है समाज में। कहा जाता है कि देखिए इनका जो लड़का है या लड़की है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छे से सम्मान ये लोग देते हैं, यानी कि इनमें बहुत अच्छी नैतिकता है। दूसरी बात करते हैं, यह बहुत अच्छे संस्कार हैं। दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन को विभिन्न नैतिक व्यवस्थाओं में भी बांट दिया गया है। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं कि दूसरे अर्थ के अंतर्गत देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन को भी विभिन्न नैतिक व्यवस्थाओं में बांटा गया है या बांट दिया गया है। ठीक है, तो पहले अर्थ में आपने देख लिया है कि अगर हम किसी चीज़ को, नैतिक मूल्य को बार बार करते हैं तो चीज़ें हमारी आदत बन जाती हैं और वो हमारा संस्कार होता है। और दूसरे अर्थ में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन को विभिन्न नैतिक व्यवस्थाओं में बांट दिया गया है। आइए समझते हैं। यहाँ पर एक बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। दरअसल क्या है, मैं थोड़ा सा एक पेज पीछे से लेकर चल रहा हूँ ताकि मैं आपको विषय से जोड़ सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा से एक पेज पीछे से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप जाइएगा नहीं, नहीं आप सोचें कि कल वाला ही सर पढ़ा रहे हैं, लगता है भूल गए हैं। ठीक है, तो मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सारा कुछ याद है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंतर्गत जिस तरह के व्यक्ति
के लिए उम्र को ध्यान में रखते हुए आश्रम बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके जीवन को 16 अन्य चरणों में बांटा गया है और उन्हें क्या कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हर व्यक्ति, जैसे देखा जाए तो व्यक्ति की उम्र को ध्यान में रखकर क्या किया गया है, 4 प्रकार के आश्रम बनाए गए हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है पिछली क्लास में। और दूसरी बात करते हैं उसके जीवन को, उसी तरह से अगर देखा जाए तो उसके जीवन को 16 अन्य चरणों में बांटा गया है और इसे क्या कहा जा रहा है, संस्कार कहा जा रहा है या संस्कार कहा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं पहले, समझिएगा इसको, 16 संस्कारों के बारे में समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए, कहा गया है कि पहले 3 संस्कार जन्म से पूर्व के होते हैं। पहले 3 संस्कार जो होती हैं वे जन्म के पूर्व से ही होते हैं, मतलब जन्म होने के पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं। एक तो उत्तम संतान की देखा जाए, जैसे कि बात करते हैं, सॉरी, जैसे कहा गया है कि उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु गर्भधान संस्कार करना, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जन्म के पूर्व का संस्कार माना जाता है। तो उत्तम संतान की प्राप्ति करने के लिए क्या होता है, गर्भधान संस्कार आता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे से लेकर 8वें संस्कार, ध्यान रखिएगा, चौथे से लेकर 8वें संस्कार जन्म के बाद शिक्षा के पहले किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो चौथे से लेकर 8वें संस्कार जो होते हैं जन्म के बाद और शिक्षा के पहले ही किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 5वां संस्कार जो होता है नामकरण, 8वां संस्कार जो होता है मुंडन या चूड़ाकर्म होता है। ठीक है, तो जो मुंडन वगैरह होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से जो मुंडन वगैरह जो होता है ये 8वां संस्कार माना जाता है। 5वां संस्कार क्या होता है, नामकरण वगैरह किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो वो 5वें संस्कार में आता है। और जब उसका एक तरीके से मुंडन किया जाता है तो वो 8वें संस्कार में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नौवां से लेकर 13वें संस्कार की बात करते हैं तो शिक्षा प्राप्ति से संबंधित होता है। तो देखा जाए तो जब 9वें से लेकर 13वें संस्कार की बात करते हैं, तो 9वां से लेकर 13वां संस्कार की बात करते हैं तो शिक्षा प्राप्ति से संबंध रखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले के 3 जो होता है जन्म के पूर्व ही हो जाते हैं, जैसे उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भधान करना होता है, तो ये एक संस्कार माना जाता है। चौथे से लेकर 8वीं संस्कार जो होता है वो जन्म के बाद और शिक्षा से पहले किए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं 5वां संस्कार नामकरण होता है और 6वां संस्कार क्या होता है, मुंडन वगैरह होता है बच्चे का। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें से लेकर 13वें संस्कार की बात करते हैं तो शिक्षा प्राप्ति से संबंधित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सोचिए कि बच्चा थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया है, यानी कि अब शादी विवाह करने के लायक हो गया है, तो 14वें और 15वें संस्कार तब माने जाते हैं जब विवाह वगैरह होता है। तो उसे कौन सा संस्कार माना जाता है, तो 14वें और 15वें संस्कार के रूप में देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा 14वें तथा 15वें संस्कार जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो विवाह से संबंधित होता है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति का अंतिम जीवन जो होता है वो 16वां संस्कार होता है, यानी कि जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अंत्येष्टि से संबंध होता है, यानी कि मृत्यु के बाद वो किया जाता है। ठीक है, ये होता है 16वां संस्कार। तो हमने आपको 16 संस्कारों के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है तो एक बार आप इंटरनेट पर 16 संस्कार डालेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा और बिना मतलब एक तरीके से ज़्यादा सर्च किए हुए, बस केवल गूगल पे आपको डालना है और इमेज वाले चित्र पर जाना है, आपको पूरा चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 16 संस्कार आपको लिखे मिल जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आपकी परीक्षा के लिहाज से केवल आपको इतना ही जानना था, इसीलिए मैंने आपको इतना ही बताया है। ठीक है, और हमारे टीम ने कंटेंट को इतना ही इसलिए लिख कर दिया हुआ है, यानी कि बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार या भाग्यवादी धारणा सामाजिक शोषण को बाध्यता देती है। देखिए, मार्क्सवादी विश्लेषण ये कहते हैं कि भाई जो विश्लेषणकर्ता होते हैं वे कहते हैं कि भाग्यवादी धारणा जो होती है, मतलब जो भाग्यवादी हमारी धारणा होती है वो क्या करती है, सामाजिक शोषण को क्या देती है, वैधता देती है। मतलब कहीं ना कहीं समाज के शोषण होता है और शोषणकारी व्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच के रूप में भूमिका निभाती है। ठीक है, तो शोषणकारी व्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच के रूप में ये भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान संदर्भ में, आइए देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की वर्तमान प्रासंगिकता कम हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इसकी आज भी महत्व कहीं ना कहीं या महत्व बनी हुई है।
ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की वजह से क्या हुआ, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता कम हो गई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो आज भी कहीं न कहीं धर्म के महत्व यानी कि धर्म का महत्व बना हुआ है। यानी कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आज भी कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पर इसकी प्रासंगिकता आज भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संस्कार व्यवस्था के लाभ क्या हैं। तो भारतीय संस्कार व्यवस्था के लाभ के बारे में भारतीय संस्कार व्यवस्था का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसका लाभ क्या है, जैसे कि बात करते हैं इससे जीवन में व्यवस्था बनी रहती है। तो इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं जीवन में व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पहले से जो पीडीएफ में वैसे होता है ना, इसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नहीं तो आप सोचिए लगा सब पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न उत्सवों के प्रचलन में व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में उत्साह बना रहता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, संस्कार के माध्यम से क्या होता है, कहीं ना कहीं सामाजिकरण की प्रक्रिया हमेशा और हमेशा के लिए संतुलित बनी रहती है। अब हानि क्या हुई, तो भाई देखिए सर 16 संस्कार से क्या हुआ, जो ये संस्कार व्यवस्था प्रारंभ हुई, इसके वजह से क्या हुआ, कर्मकांड में वृद्धि हो गई। क्योंकि हर समय में एक तो आप देख रहे हैं पहले और दूसरे चरण में क्या हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे चरण में क्या हो रहा है, फिर चौथे पाँचवें चरण में क्या हो रहा है। हर चरण में क्या है कि कहीं ना कहीं वो कर्मकांड से चीज़ें संबंधित हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो संस्कार व्यवस्था है कहीं ना कहीं इसके वजह से कर्मकांड में वृद्धि हुई है। यह व्यवस्था जो है गरीबों के लिए कष्टकारी है, लेकिन पुरोहितों के लिए लाभदायक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होगा वो इस तरह के 16 संस्कार नहीं करवा पाएगा। ठीक है, उस तरह की इस तरह की चीज़ें वो हर समय इतना ज़्यादा नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसे क्या करना होता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी होता है वो जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं के संरक्षण में या कह सकते हैं उन्हीं के देख रेख में या उन्हीं के दिशा निर्देश पर होता है या होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें फिर दान दक्षिणा करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि जो गरीब होते हैं वे इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं दान दक्षिणा करने में, क्योंकि उनके जीवन खुद ही उनका जीवन दुख में चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह व्यवस्था इतनी मजबूत है कि नवाचार और लचीलेपन की संभावना कम ही रहती है। तो यह व्यवस्था जो है इतनी ज़्यादा मजबूत है, ये हानि बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह व्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसमें कुछ भी इनोवेशन नहीं हो सकता है, कुछ भी इसमें लचीलेपन, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब एक बार जो चीज़ें बन गई हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। इस व्यवस्था में महिलाओं व वर्णों अवर्णों के प्रति समानता का भाव कम होता गया। तो इस व्यवस्था में कहीं न कहीं की जो महिलाएँ थी, महिलाओं की बात करते हैं, जो अवर्ण का मतलब जो अलग वर्ण से थे उनके प्रति क्या हो गई, समानता का भावना धीरे-धीरे कम होती गई या कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यज्ञोपवीत की बात करते हैं, तो इसका क्या अधिकार ना तो स्त्रियों का था, ना ही अवर्णों का था। जैसे कि बात करते हैं कि जनेऊ धारण करने की बात की जा रही है, जैसे कि बात करते हैं कर्मकांड वगैरह में जनेऊ वगैरह जब धारण किया जाता है तो स्त्रियों को नहीं था, और जो उस वर्ण के ब्राह्मण वर्ग के लोग नहीं हुआ करते थे उनको ये सारी चीज़ें नहीं था, कहीं ना कहीं अधिकार नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कमी देखने को मिलती है संस्कार व्यवस्था की वजह से। ठीक है, इस संदर्भ में इसका संकेत यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान संदर्भ में आइए, वर्तमान संदर्भ में क्या चीज़ें हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में भी संस्कार की प्रासंगिकता बनी हुई है, जो ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में आज भी थोड़ी देखी जा सकती है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जो संस्कार व्यवस्था है या संस्कार की जो व्यवस्था है उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं आज भी गांव और नगर यानी शहरों में भी आज भी देखा जा रहा है। तो इसकी प्रासंगिकता देखा जाए तो उतना ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो प्रासंगिकता थोड़ी बहुत कम दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि परिवार एवं संयुक्त परिवार के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म दर्शन में क्या होता है, परिवार को एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा गया है। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि भाई जो विवाह होता है, विवाह को हम एक धार्मिक संस्कार मानते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रजनन और यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और प्रजनन यानी कि जैसे कि बात करते हैं अपने वंश को बढ़ाने का काम भी करता है। गौरतलब है कि इसके उद्देश्यों में धर्म का प्रथम और प्रजनन को द्वितीय और रति मतलब एक तरीके से जो खुशी होती है उसको तीसरे स्थान पर दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो इसके उद्देश्य में ये है कि धर्म को पहले स्थान पर रखा गया है।
फिर दूसरे स्थान पर क्या है, प्रजनन को रखा गया है। फिर जो खुशी है, एक तरीके से देखा जाए रति की बात करते हैं, वो तृतीय स्थान पर रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ें को बारे में क्या कहा जा रहा है। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग जल्दी से क्या करिए, लाइक कर दीजिए। परिवार की देखभाल में व्यक्ति विभिन्न यज्ञों का आयोजन और वर्ण धर्म का पालन करता रहा है। अगर देखा जाए तो परिवार की देखभाल में व्यक्ति विभिन्न यज्ञों का आयोजन और वर्ण धर्म का पालन करता रहा। ठीक इसी तरह व्यक्ति के यौन व्यवहारों और प्रजनन कार्यों को धार्मिक आधार पर नियमित किया गया। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो व्यक्ति के यौन व्यवहार और प्रजनन कार्यों को धार्मिक आधार पर क्या कर दिया गया, नियमित कर दिया गया। सर्वप्रथम क्या होता है, पश्चिमी विद्वान सन हेनरी मेन ने उत्तर भारत के भूस्वामियों मतलब जो भूमि के मालिक हैं भूस्वामियों में पाए जाने वाले वस्तुतः परिवार को संयुक्त परिवार कहा है। तो अगर देखा जाए तो सन हेनरी मैन कहते हैं कि भाई देखिए उत्तर भारत में अगर देखा जाए जिनके पास ज़्यादा भूमि है, ठीक है, जो भूमि के स्वामी हैं उनके देखा जाए तो उनका परिवार जो है कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार है और उन्हें संयुक्त परिवार कहा है। अब संयुक्त परिवार के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि बात करते हैं कृषि प्रधान व्यवस्था देख सकते हैं। संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो काम होगा वो कृषि का काम ज़्यादा होगा। परिवार के सदस्यों का मुखिया, परिवार के सदस्य जो होंगे मुखिया के अधीन होंगे। यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है इसमें एक मुखिया होता है, उसके अधीन क्या होते हैं कि परिवार के सारे सदस्य होते हैं। ये है संयुक्त परिवार के लक्षण की बात करते हैं, यानी कि ये है संयुक्त परिवार के लक्षण। दूसरी बात करते हैं अविभाजन संपत्ति। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति के जो संपत्ति होगी एक साथ होगी, बंटवारा यहाँ पर जल्दी नहीं होता है, सभी सदस्यों की संपत्ति पर स्वामित्व होता है। तो सभी सदस्यों का जो क्या होता है, संपत्ति पर स्वामित्व होता है, कहीं ना कहीं ये बना रहता है। सबका समान निवास होता है, मतलब सभी लोग एक साथ रहते हैं ज़्यादातर, और सबके समान रसोई होती है, सबके एक ही रसोई होती है। पीढ़ियों में गहराई होती है, अर्थात कम से कम 2 से 3 पीढ़ियाँ के लोग एक साथ रहते हैं संयुक्त परिवार में। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें भूलिएगा नहीं। ब्रिटिश आगमन से पूर्व तक भारत पूर्णतः एक कृषि प्रधान समाज था। देखिए एक तरीके से देखा जाए जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्या व्यवस्था थी कि हमारा देश जो था वो कृषि प्रधान समाज था। मतलब सबसे ज़्यादा कृषि की जाती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नतीजतन क्या हुआ, प्रारंभ में संयुक्त परिवार की परंपरा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से संयुक्त परिवार का जो परंपरा बनी रही वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही, और समाज में इसे प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता था। मतलब जिसका परिवार संयुक्त होता था उसके परिवार को एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण और आधुनिक व्यवसाय का उदय हुआ, आदि संयुक्त परिवार का अस्तित्व क्या होता है, धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। और यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि एकल परिवार की अवधारणा का महत्व बढ़ जाता है। देखिए दरअसल क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सभी लोग संयुक्त परिवार में होते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कृषि वगैरह किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई व्यवसाय बनने लगे, शहरों का निर्माण होने लगा, तो इस और शिक्षा मतलब एक तरीके से शिक्षा के स्तर थोड़ा से बढ़ने लगा। तो लोग क्या करने लगे, अपने घर को छोड़कर अपने बाल बच्चों को लेकर क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे कि भाई हमें भी काम करना, हम केवल कृषि में ही अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे, हमें भी काम करना चाहिए, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तमाम जगह में काम करना चाहिए। तो फिर क्या हो गया, यही जो संयुक्त परिवार था इसमें से एक एक परिवार धीरे धीरे निकलने लगे। तो फिर जब एक एक परिवार निकलने लगे तो क्या हुआ, एकल परिवार का निर्माण होने लगा। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है कि भाई धीरे आगे चलकर क्या हुआ, संयुक्त परिवार का अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होने लगा, और एकल परिवार की अवधारणा एक तरीके से विकसित होने लगी। आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि संयुक्त परिवार की जगह पर अब एकल परिवार हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है भारत में। ठीक है, एक समय था जब भारत में क्या था, एक तरीके से सभी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, लेकिन आज क्या होता है कि लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास एकल परिवार होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कुछ बताते नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक उदासीन लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग सिविल सर्विसेज के नहीं बल्कि किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके जो तर्क हैं वो अच्छे से आने चाहिए, आपको अपनी बातें रखना चाहिए जब भी कुछ कहा जाए। चलिए बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं के बारे में।
तो आइए बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। प्राचीनता एवं निरंतरता की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं है कि भारत की जो कल्चर है, भारत का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा प्राचीन है और इसकी निरंतरता हमेशा बनी हुई है। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, कहा गया है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक मानी जाती है। इसका प्रमाण अगर आपको देखना है तो मध्य प्रदेश में के भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र से आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो शैल है उसके चित्र में आप देख सकते हैं। और नर्मदा घाटी में की गई खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं से आपको पता चल जाएगा कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है और कितने प्रामाणिक है। ठीक है, तो इसका अगर आपको प्रमाण देखना है प्राचीनतम का तो आप भीमबेटका में पाए गए जो शैलचित्र हैं उसको देख सकते हैं। और नर्मदा घाटी में जो खुदाई की गई है उसके कुछ जो वस्तु मिले हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मिले वितरण व वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता को प्रमाणित करती है बल्कि भारतीय अध्यात्मवाद या अध्यात्म व चिंतन को भी अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल सत्य बात है कि अगर भारतीय प्राचीनता को आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको देखना चाहिए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें प्रमाण मिले हैं उसके बारे में आपको देखना चाहिए। वैदिक संस्कृति में जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं वैदिक संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि भारतीय समाज कितना एक तरीके से प्राचीन है। उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर कहा गया है इसे रोम, यूनानी और मिस्र, सीरिया और बेबीलोनिया जैसे संस्कृतियों के समकालीन माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब रोम में जो सभ्यता चल रही थी, यूनानी की बात करते हैं, मिस्र, सीरिया, बेबीलोन जैसे जो कल्चर एक तरीके से चल रही थी या उस समय के, तो उस समय की भारतीय संस्कृति मानी जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है इतनी प्राचीन मानी जाती है भारतीय संस्कृति या भारतीय कल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है नेक्स्ट बात करते हैं कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की एक मूल विशेषता ये है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति अपने पारंपरिक स्वरूप में उपस्थित है। देखिए, भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी होने के बाद भी आज भी उसका अस्तित्व कितना अच्छे से बना हुआ है। आप देखिए कि कितने अच्छे से सारा कुछ बना हुआ है भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी होने के बाद भी। जबकि रोम, यूनान, मिस्र और संस्कृतियों में अपने मूल स्वरूप के उन्होंने खो दिया है। जैसे कि देखा जाए तो रोम सभ्यता में देखा जाए, यूनान सभ्यता में देखा जाए, मिस्र की सभ्यता को देखा जाए तो उनके जो कल्चर है कहीं ना कहीं अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं। लेकिन भारतीय समाज में देखा जाए तो आज भी वो चीज़ें कायम हैं। जैसे कि बात करते हैं कि भारत में अतीत से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो सूर्य की पूजा की जाती थी, पहले भी चंद्रमा की पूजा की जाती थी, आज भी की जा रही है, अग्नि पूजा किया जाता था, आज भी की जा रही है, किया जा रहा है, वायु की पूजा की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो आज भी ये चीज़ें प्रचलन है। तो आप देखिए कि भारतीय समाज कितना प्राचीन है और भारतीय सभ्यता में जो है आप देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति या सभ्यता में आप देख रहे हैं कि इतने वर्ष पुराने होने के बाद भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। वेदों में आस्था की बात हो या फिर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ पद्धतियों निरंतरता, ये सारी चीज़ें निरंतर चली आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है लेकिन आज भी वो चीज़ें सारा कुछ बनी हुई हैं। ठीक है, ये अपने आप में सोचने वाली बात हो जाती है। गीता उपनिषदों के संदेश आज भी अगर देखा जाए तो हमें प्रेरणा देती है और हमारे कर्म का आधार बनी हुई है। कहीं ना कहीं आज भी हम इन्हीं सब चीज़ों से क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, यानी कि मोटिवेट होते हैं और उसी के आधार पर हम अपने कर्म को करते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि भारतीय संस्कृति कितना प्राचीन होने के बावजूद भी अपने एक तरीके से पारंपरिकता को अगर देखा जाए तो बनाए रखी हुई है, यानी कि उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, संस्कृति विरासत की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से समृद्ध संस्कृति है। इसकी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अनूठी अनोखी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी संस्कृति विरासत अपने आप में अनूठी और अनोखी है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ समय के साथ बनती या बिगड़ती रही हैं, लेकिन भारत की संस्कृति विरासत अपने आप परंपरागत अस्तित्व के आधार पर अजर और अमर बनी हुई है।
नेक्स्ट बात करते हैं भारत की यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर्यटन का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है। तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में अगर आप देखें, जैसे ताजमहल वगैरह देखते हैं आप, ठीक है, लाल किला वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं तमाम तरह के, जैसे सोमनाथ मंदिर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखें जो सांस्कृतिक विरासत है भी आज भी पर्यटन का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। तरह तरह के लोग, दूर दूर से लोग क्या होते हैं, देखने आते हैं कि भाई हमारे देश का ताजमहल कैसे है, हमारे देश का सोमनाथ मंदिर कैसे है, ठीक है। तमाम तरह की चीज़ें अगर आप देखें तो सब कुछ देखने को मिलता है, मतलब लोग देखने के लिए आते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उभर कर आई है उसका एक अभिन्न अभिन्न कारण ये है भारत की विरासत रही है। तो जैसे कि बात करते हैं फिर ताजमहल की यहाँ पर बात आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है विश्व में। तो इसकी वजह से भारत की एक पहचान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। इसके महत्व को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न समूहों, व्यक्तियों, संस्कृति मंत्रालय से इतर संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, शोधकर्ताओं, विद्वानों को सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पित और सशक्त कर उन्हें भारत की विरासत के सुदृढ़ संरक्षण, प्रचार प्रसार से जुड़ी गतिविधियों में लगाने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षण नामक योजना शुरू की है। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने तरह तरह की योजनाएं भी शुरू की है, ठीक है, किस लिए, कि भारतीय संस्कृति को अच्छे से या भारतीय विरासत को अच्छे से बनाए रखा जाए। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रदर्शन कलाएं, यूनेस्को द्वारा विरासतों को मान्यता प्रदान करवाने, साहित्य, भारत के समृद्ध विविध विशाल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, और जिसमें व्यापक स्तर पर पहचान, प्रसार और संरक्षण शामिल किया गया है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रदर्शन की कलाओं की बात किया जाए, या यूनेस्को द्वारा विरासतों को मान्यता प्रदान करने की बात किया जाए, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं भारत की समृद्ध और विविधता का कहीं न कहीं बढ़ावा मिला है। यानी कि भारत की समृद्धि और विविधता को कहीं न कहीं बढ़ावा मिला हुआ है, और एक व्यापक पहचान हमारी बनी हुई है, और इसका एक तरीके से प्रसार और संरक्षण भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे भारत की जो कल्चर है कितनी बेहतर है, और कैसे हमारी प्रासंगिकता, यानी कि हमारी जो कल्चर है हमेशा बनी हुई है, यानी कि हमारे कल्चर की प्रासंगिकता कैसे बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो भारतीय समाज की सहिष्णु स्वभाव के कारण ही इसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। देखिए दरअसल क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉलरेंस है, यानी कि भारतीय समाज में क्या है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति एक तरीके से क्या है, एक दूसरे की बात सुन लेता है, ठीक है, और यही जो है एक तरीके से स्वभाव के कारण है। इसमें तमाम तरह के जो संस्कृतियां हैं उनका एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं तमाम तरह की संस्कृतियां भारत में हैं और सभी लोग मानने वाले लोग हैं। आप देखते हैं इतना डाइवर्सिटी वाला देश होने के बावजूद भी उतना ज़्यादा सांप्रदायिक चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय समाज जो है उसका अस्तित्व अच्छे से बना हुआ है। वस्तुतः जिस संस्कृति में लोकतंत्र एवं स्थायित्व के आधार पर व्यापक, उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों के समन्वय के साथ साथ बाहर से आने वाले जैसे साको, होड़, यूनानी, कुषाण और जैसे अन्य प्रजातियों के लोग कुल मिलकर अपनी पहचान खो बैठे हैं। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी कि बाहर से आए हुए लोग भी हमारे साथ रहने लगे, और वे अपनी अपनी संस्कृति को उतना ज़्यादा ध्यान न देकर हमारी संस्कृति से एक तरीके से हिल मिल गए, यानी कि एक तरीके से घुल मिल गए। और नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन अगर देखा जाए अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से होता है। तो भारत में जो इस्लामी संस्कृति का आगमन देखने को हमें मिलता है, वो जब अरब हमारे देश में आते हैं, तुर्क आते हैं और मुगल वगैरह आते हैं हमारे देश में, तब क्या होता है, इस्लामी संस्कृति का विकास भारत में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बावजूद बताया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का पृथक अस्तित्व बना रहा। ठीक यही बात यूरोपीय जातियों के आगमन से भी होता है। जब हमारे देश में क्या होता है कि
यूरोपीय लोग आते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के कारण क्या होता है कि भारत में ईसाई संस्कृति भी विकसित होती है। यानी कि देखा जाए तो जब यूरोपीय भारत में आते हैं तो एक नई संस्कृति भी कहीं देखने को मिलती है, वो ईसाई संस्कृति भी देखने को मिलती है, यानी कि लागू होती है। तो भारत में इन संस्कृतियों से अच्छी बातें ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। तो भारत ने भी कहीं न कहीं इन संस्कृतियों से अच्छी बातें ग्रहण करने में कुछ भी संकोच नहीं किया। जहाँ से जो चीज़ें अच्छी मिली, भारत ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। यद्यपि यह संस्कृतियाँ आज यद्यपि ये संस्कृतियाँ अब भारतीय संस्कृतियों का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। अब भारतीय कल्चर का कहीं न कहीं ये जो संस्कृतियाँ आप देख रहे हैं विदेशों से आई, वे भारतीय संस्कृति का क्या बन गई हैं, एक अभिन्न अंग बन गई हैं। भारत में इस्लामी संस्कृति और एवं भारतीय ईसाई संस्कृति का स्वरूप विश्व के अन्य इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से कुछ भिन्न है। तो भारत में जो इस्लामी संस्कृति है और भारत में जो ईसाई संस्कृति है, कहीं न कहीं विश्व के अन्य जो देश है उनके मानने वाले लोगों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ की जो संस्कृति है वो भिन्न है, उनसे अलग है थोड़ा से। इसका मूल कारण ये है कि भारत के अधिकांश मुसलमान और भारत ईसाई का भारतीय मूल निवासी का होना। बताया जा रहा है कि इसका कारण ये है कि ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो भारत के मूल निवासी ही थे और ईसाई जो थे वे भी भारत के ही मूल निवासी थे। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अन्य देशों में जो इस्लामी संस्कृति है और ईसाई जो संस्कृति है उसका स्वरूप कहीं न कहीं अन्य देशों से भारत में क्या है, अन्य देशों से थोड़ा से भिन्न है। मतलब भारत कहीं न कहीं एक अलग है इन संस्कृतियों के मामले में अन्य देशों की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सहिष्णुता क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सहन करना। तो ध्यान रखिएगा, सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सहन करना। सहिष्णुता जो है समाज की एक अच्छी पहचान मानी जाती है। गौरतलब है कि यहाँ गौरतलब है कि यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का भी आगमन हुआ, लेकिन सभी को विकसित होने का अवसर भी हमने दिया। देखा जाए तो बहुत सारे विदेशी संस्कृतियों का यानी कि संस्कृति यानी कि कल्चर भारत में एक तरीके से आई और यानी कि उनका आगमन हुआ, लेकिन हमने सबको विकसित होने का कहीं ना कहीं अवसर दिया है। अशोक व अकबर जैसे शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही महानता की सर्वोच्च कोटि को एक तरीके से प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि महानता की कोटि में शामिल हुए। तो अशोक के भी अगर आप देखते हैं तो धर्म बड़ा ही अच्छा था, वे धम्म को मानते थे, किसी भी प्राणी की हत्या न करने में विश्वास रखते थे, प्रजा की हमेशा सेवा करना चाहते थे। उसी तरह से कहीं न कहीं अकबर के समय में भी था कि एक तरीके से सभी धर्मों का सम्मान करना कहीं न कहीं ये चीज़ें थी, जिसकी वजह से ये महानता की कोटि में शामिल हुए हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सहिष्णुता अपने विरोधियों के विचारों को सुनने, समझने और सम्मान देने और विचार तार्किक हो उसे स्वीकार करना का नाम दिया गया है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सहिष्णुता अपने विरोधियों के विचारों को सुनने और समझने, सम्मान देने, विचार तार्किक हो उसे स्वीकार करने का नाम देखिए, सहिष्णुता ने क्या किया है, हमें सहन करने की शक्ति दी है कि भाई एक तरीके से भले वे हमारे विरोधी हैं, लेकिन हमने क्या किया, उनके विचारों को सुना, समझा और सम्मान दिया, और जो चीज़ें उसमें तार्किकता थी, जो चीज़ें उसमें एक तरीके से बातचीत करना था, आपस में डिस्कशन करना था, उसको हमने डिस्कशन नहीं किया। मतलब हमने सभी का सम्मान किया, हमने सभी के संस्कृतियों को विकसित होने का हमने अवसर प्रदान किया। भले ही वे विदेश की संस्कृतियाँ हों, कल्चर हों, लेकिन हमने सबको आगे बढ़ाने को सोचा और हमने सबको अवसर प्रदान किया। सोचिए एक बार कि भारत जैसे देश में यदि आपका जन्म हुआ है तो कितने सौभाग्य की बात है, जहाँ पर हर व्यक्ति के सम्मान की बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नवीन मौलिक विचारों की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है, सहिष्णुता से क्या होता है, नए विचारों की प्राप्ति होती है। देखिए बिल्कुल सत्य बात है, यदि आप क्या करते हैं, कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है और जल्दी आप लड़ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके विचार अच्छे उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उस समय आप कुछ अलग ही सोचते रहेंगे। अगर आप उस समय सुन लेते हैं तो आपके अंदर एक नए विचार की उत्पत्ति होगी, आपको लगेगा कि मैंने वाकई में जो किया बड़ा अच्छा किया, और आपको खुद अच्छा महसूस होगा कि हमने बहुत बेहतर आज काम किया। विरोधी विरोधी जो है विचारों को सुनने से विरोधी विचारों को सुनने से समाज लोकतांत्रिक होता है। देखिए, जो भाई एक तरीके से हमारा विरोध कर रहे थे, हमारे समाज के विरोध कर रहे थे, या उनका जो एक तरीके से कुछ भी विचार रहे होंगे, ठीक है, तो लेकिन हमने क्या किया, उनकी बात को भी सुना हमने,
और जिसकी वजह से हमारा जो समाज है वो लोकतांत्रिक बना। मतलब कहीं ना कहीं सहिष्णुता की वजह से समाज लोकतांत्रिक बनता है जब हम चीज़ों को सहन करते हैं। अभिव्यक्ति व निंदा चिंतन से स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। तो सहिष्णुता की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिली और चिंतन से मतलब सोचने से के लिए भी हमें स्वतंत्रता मिली। क्योंकि आप सोचिए अगर हम किसी की बात ना सुनते, हम क्या करते, हम इससे लड़ाई करते रहते, झगड़े करते रहते, तो फिर हमें एक तरीके से हम अपनी बात को किसके सामने रखते, यानी कि हम भी अपनी बात को किसी के सामने ना रख पाते। दूसरी बात करते हैं कि कहीं न कहीं ये भी बातें होती, कहीं न कहीं ये भी बातें होती हैं एक तरीके से कि हम चिंतन भी नहीं कर पाते, हम कुछ और ही चिंतन करते रहते हैं क्योंकि हम लड़ाई झगड़े में संलिप्त हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूमंडलीकरण के इस दौर में, यानी कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में विविधता और ज़्यादा बढ़ गई है। डाइवर्सिटी को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ी है। विभिन्न भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता के लोग एकजुट होकर, ऐसे में देखा जाए तो सहिष्णुता को बढ़ावा ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन में अगर आप देख रहे हैं, वैश्वीकरण में आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसे हर देशों की संस्कृति हमारे साथ आज मैच होने लगी है और हम उनकी संस्कृति हम अडॉप्ट करने लगे, हमारे संस्कृति में भी कहीं न कहीं अडॉप्ट करने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ कि कहीं न कहीं सहिष्णुता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है सहन करने की क्षमता में या शक्ति में हमें बढ़ोतरी मिली है, यानी कि एक तरीके से बढ़ावा मिला है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत में हिंदू धर्म ना होकर एक जीवन पद्धति है। देखिए, भारत में हिंदू धर्म ना होकर एक जीवन पद्धति है। हिंदू धर्म का मतलब होता है विशेष के अनुयायी ना होकर भारतीय होने से होता है। ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन हम कुछ अलग समझ लिए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलत समझते हैं, उसका अर्थ कुछ अलग है। उस समय कुछ बातें अलग कही गई थी, जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे दार्शनिक थे, उन्होंने हर चीज़ों का अलग मतलब दिया था, लेकिन हमने क्या कर लिया, गलत मतलब समझ लिया। ठीक है, ये हमारी कमी है। ठीक है, ये हमारी कमी है, ना कि उनकी कमियाँ हैं। ठीक है, हम कुछ गलत समझ लिए हिंदू धर्म का मतलब, हम कुछ गलत समझ लिए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे देश में अब सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक दंगे इसलिए हो रहे हैं कि हम कुछ गलत समझ लिए हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म ना होकर भारत जो है, भारत में हिंदू धर्म ना होकर एक जीवन पद्धति मानी जाती है। हिंदू धर्म का मतलब होता है किसी विशेष एक के अनुयायी आपको नहीं होना है, किसी एक विशेष चीज़ को नहीं मानना है, बल्कि आपको ये कहना है कि हम भारतीय हैं, यानी कि भारतीय होने से वही हिंदू धर्म है। ठीक है, तो जो भारतीय है वही हिंदू धर्म है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के इस स्वरूप पर जब जब प्रहार हुआ है, तो किसी महापुरुष द्वारा इसका मार्गदर्शन जरूर किया गया है और सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास भी किया है या किया गया। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः को आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी अगर देखा जाए तो इंडियन कल्चर पर जब भी क्या हुआ, इसके स्वरूप पर प्रहार हुआ है, तो तब किसी न किसी महापुरुष के द्वारा क्या किया गया, इसकी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए यानी प्रदान करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो मार्गदर्शन दिया गया है, यानी कि मार्गदर्शन किया गया है। जैसे कि बात करते हैं, हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आध्यात्मिक एवं भौतिकता का समन्वय की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक एवं भौतिकता का समन्वय की बात करते हैं, तो हमारी संस्कृति में धर्म को इहलोक और पारलौकिक पारलौकिक दोनों पहलुओं से जोड़ा गया है। तो अगर देखा जाए तो हमारे कल्चर में क्या है, धर्म को इहलौक और पारलौकिक दोनों पहलुओं में जोड़ा गया है। धर्म उन सिद्धांतों, तत्वों और जीवन के प्रणाली को कहते हैं जिनसे मानव जाति अपना लौकिक जीवन सुखमय बना सके। धर्म किसे कहा जाता है, तो उन सिद्धांतों को कहा जाता है, उन तत्वों को कहा जाता है, या उन जीवन प्रणाली को कहा जाता है जिनसे मानव जाति अपना लौकिक जीवन क्या बना सके, सुखमय बना सके। इसलिए धर्म में हमारे धर्मों में अर्थ और काम के अंतर्गत पुरुषार्थ पर बल दिया गया है। ठीक है, आपने देखा है कि पुरुषार्थ के 4 नियम हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, अनुकूलनशीलता तक।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक संदेह और अर्थ काम की भौतिक अनिवार्यता पर परस्पर संबंधित है। ठीक है, जो कि हमने बता ही दिया। सुखी मानव जीवन के लिए ऐसी चिंता विश्व के अन्य संस्कृतियों में नहीं पाया जाता है, और साहित्य, संगीत और कला की विभिन्न विधाओं के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक एवं भौतिक समन्वय को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट, अगर अनुकूलनशीलता थोड़ा से, चलिए अनुकूलनशीलता तक देख लेते हैं, कल हम अनेकता में एकता देख लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अनुकूलनशीलता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता समय समय के साथ स्वयं को अनुकूलित करती रही। तो भारतीय समाज की एक सबसे अच्छी विशेषता ये रही कि अपने आप को समय समय के साथ समय के साथ साथ क्या हुई, अपने आप को अनुकूलित करती रही या करता रहा। यहाँ पर समय समय पर अनेक आक्रमण, शाक, होड़, कुषाण, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी आदि आए, लेकिन भारत ने अपने को उनके साथ समायोजित किया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का विघटन होने के स्थान पर उसका परिवर्तन होता रहा। देखिए दरअसल क्या हुआ, हमने क्या किया, जितने भी लोग आए हमने क्या किया, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया। और हमारी संस्कृति का हमने क्या किया, हमारी संस्कृति मतलब हमने क्या किया, अपने संस्कृति को बचा लिया। हमने अपने संस्कृति में परिवर्तन कर दिया, मतलब समय समय पर हम भी परिवर्तित होते गए। जैसे जैसे दूसरे लोगों का आगमन हुआ, दूसरे कल्चर का आगमन हुआ, तो हम भी अपनी संस्कृति को क्या करने लगे, परिवर्तित करने लगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अनेकता में एकता का सिद्धांत, यानी कि अनेकता में एकता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। या यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।